स्वागत दोस्तों, आगे के साथ सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिर क्यों इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले अखिलेश यादव की कुछ कांग्रेसी के लोग जो खिलाफ लिखते हैं, कहां है वो लोग, जरा बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी अपडेट और क्यों अखिलेश यादव ने ये बयान दिया दोस्तों, जिसके बाद मीडिया में चर्चा चल रही है। उसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हम भाजपा के गुलाम नहीं और इतना बोलते ही मैदान में कूद रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को समर्थन करने वाला एक बड़ा संगठन दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के मंत्री को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के मंत्री पहुंचे थे क्षेत्र का दौरा करने के लिए दोस्तों, लेकिन दौरा करने की जगह जमकर पथराव हो गया। बताएंगे कैसा ये पूरा मामला है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीते दिन इंडिया गठबंधन की बैठक इस बात के संकेत दे रही है कि पूरा का पूरा गठबंधन मिलकर बीजेपी के नेता का इस्तीफा लेकर मानेगा और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती के साथ डटकर मुकाबला कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन 25 कांग्रेस पार्टी के सहयोगी गठबंधन की बैठक यानी इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब बैठक से बाहर निकल रहे थे दोस्तों, उस वक्त उनका एक ऐसा बयान सामने आता है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बयान दे रहे हैं कि पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और इस तरीके के कई तरीके के बयान दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर आपसी विवाद पनपाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इन्हीं पूरे बयानों के बीच में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे से बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए एकदम दोस्ताना अंदाज में दिखाई दे रहे थे दोस्तों। इसके बाद काफी ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और साफ तौर पर लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन कुछ नेताओं के बयान को लेकर अखिलेश यादव भी नाराज है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक से बाहर निकल रहे थे तो कुछ मीडिया वाले अखिलेश यादव को दिख जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ कांग्रेस के लोग जो खिलाफ लिखते हैं वो बताना मुझे कहां है। मीडिया वालों को बोलते हैं कि दिख जाए ऐसे कांग्रेस के वो लोग जो हमारे खिलाफ लिखते हैं तो मुझे बताना, यानी इसके बाद सब हंसने लगते हैं दोस्तों। दरअसल अखिलेश यादव मजाक मजाक में उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के टूट जाने की संभावना जता रहे हैं दोस्तों, और खासकर कांग्रेस के कुछ नेता जिनकी वैसे भी जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की डिमांड करे, और जब वो पार्टी के लिए ज्यादा सीटें मांगेंगे तो समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधने से चूकेंगे नहीं, और यही बड़ा कारण है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन इससे मीडिया वाले माहौल बनाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर फूट पड़ रही है दोस्तों। उन्हीं नेताओं पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव मीडिया से बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ लिखने वाले कांग्रेस के नेता दिख जाए तो बताना, यानी मजाक मजाक में अखिलेश यादव इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने हंसी मजाक में ही एक मैसेज क्लियर कट भेज दिया है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराने में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला संगठन एक बार फिर से 27 के चुनाव को लेकर मैदान में कूद गया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट देने वाले सवर्ण समाज के एक बड़े संगठन यानी करणी सेना, जो अमूमन राजपूत समाज की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, एक बड़ा संगठन माना जाता है दोस्तों, और उसके साथ में ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसका अच्छा खासा प्रभाव उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और हरियाणा में दिखाई देता है दोस्तों। एक बार फिर से वो मैदान में उतर गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग सीटों पर हराने की चेतावनी देने वाले इस संगठन ने स्वाभिमान महापंचायत बुलाकर मिहिर भोज को लेकर खड़े किए गए विवाद के मामले पर बीजेपी का बॉयकॉट किया था दोस्तों, और 2024 के चुनाव में 7 से 10% के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजपूत समाज की आबादी है उसे प्रभावित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जोरदार तरीके का झटका दिया गया दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के अमेठी में जाकर राजपूत करणी सेना के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की गई। ऐसा ही मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत बुलाकर आह्वान किया गया बीजेपी के खिलाफ जाने का दोस्तों, और असर ये हुआ कि मुजफ्फरनगर जो हाई प्रोफाइल सीट थी वहां पर भी बीजेपी हार गई। ऐसे ही हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पोस्ट से इस्तीफा देकर करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल अमू मैदान में उतरे थे, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। और जिस हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले क्लीन स्वीप कर रही थी दोस्तों, वहां पर बीजेपी आधी सीटों पर आकर सिमट जाती है। इसीलिए अब ये संगठन एक बार फिर से मैदान में उतरा है दोस्तों। करणी सेना ने ऐलान किया है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में 1-2 नहीं बल्कि 50 उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि शाहजहांपुर में ऐलान करते हुए कि योगी जी का सम्मान हम करते हैं लेकिन बीजेपी के गुलाम नहीं है, और उनके इस ऐलान के बाद अखिलेश यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी और योगी सरकार के मंत्री को लेकर दिए गए विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि
भाजपा सरकार के मंत्रियों का ये मान मर्दन सुनने में कटु लगे जैसा मुख के वचन है, यानी योगी आदित्यनाथ के मुख्य के वचन है। इस तरीके से तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री वाले मुख्य शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा मुंह से बोलने वाली बात यानी जो मुख होता है उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से तंज कसते हुए अखिलेश यादव पहली बुझाते हुए बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कारण ही इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं करणी सेना के लोग दोस्तों। दरअसल करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओपी राजभर को लेकर एक बयान देते हुए कह दिया कि जब आप राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं और अपना दल सपना दल जैसी पार्टियों को आप सीटें दे देते हो तो फिर करणी सेना चुनावी मैदान में उतरेगी, करणी सेना अपनी ताकत का एहसास करवाएगी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ में है। ऐसे में अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पता करके बताइए कि जनमानस में आक्रोश का विषय बना ये वीडियो क्या एआई जनरेटेड है या फिर सत्य है। अगर ये सत्य है तो जवाब आपको ही देना होगा क्योंकि ये दो समाज के मान सम्मान का सवाल है। यानी दोस्तों जिस तरीके से ओपी राजभर को नालायक बताया गया और राजभर समाज के एक नेता को नालायक बताया गया एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ का तो मैं सम्मान करता हूं लेकिन ओपी राजभर नालायक है, और इसके बाद अपना दल जो पटेल समाज की पार्टी है दोस्तों यानी कुर्मी समाज की पार्टी है उनको लेकर कह रहे हैं कि अपना दल सपना दल को आप टिकट दे देते हो। तो इस तरीके की भाषा समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इस पर अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि अगर कहने वाले ने किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया होता तो बात दूसरी थी, परंतु एक समाज विशेष और एक दल विशेष का नाम लेकर जो बड़े समाजों के मान को सरेआम ठेस पहुंचाई गई है, इन दलों के नेताओं को भी आगे आकर बोलना चाहिए। अगर उन दोनों समाज के मंत्री बने नेताओं ने कुछ भी नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर अपना मंत्री का पोस्ट ज्यादा प्यार है, उनको समाज के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय बयान दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही है और ओपी राजभर को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए कि ये करणी सेना के लोग क्यों योगी आदित्यनाथ को लेकर कह रहे हैं कि हम तो योगी जी का सम्मान करेंगे लेकिन ओपी राजभर को नालायक बताएंगे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिहार के अंदर श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के वाहन पर मधुबनी जिले के अंदर कुछ लोगों ने कथित तौर पर पथराव कर दिया दोस्तों, जिसे उनके गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुआ जब मंत्री एक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में मंत्री को कोई चोट नहीं आई है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। मधुबनी पुलिस के एक बयान में बताया गया कि मंत्री रविवार शाम को करीब 5:30 बजे खजौली थाना क्षेत्र के ताहर गाँव पहुंचे थे और शुक्रवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति के जान गंवाने के बाद उसको सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, लेकिन उस समय विरोध किया गया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर एक चर्चा काफी तेज हो रही है दोस्तों। चर्चा यह है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ है। खासकर भारतीय जनता पार्टी तो सोच रही है कि शिरोमणि अकाली दल साथ में आ जाए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को पता है कि अगर बीजेपी के साथ में गए तो पंजाबी मतदाता शिरोमणि अकाली दल को जो थोड़ा बहुत वोट दे रहे हैं वो भी भाग जाएंगे। और क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का जो वोट है वो पंथी समाज का वोट है दोस्तों, यानी सिख समाज में भी जो लोग धार्मिक तौर पर काफी मजबूती के साथ सिख समाज से जुड़े हुए हैं वे लोग शिरोमणि अकाली दल को वोट करते हैं। और खासकर गुरुद्वारा के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग शिरोमणि अकाली दल के साथ खड़े दिखाई देते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राज्य के अंदर जानबूझकर एक पार्टी खड़ी की जा रही है, यानी शिरोमणि अकाली दल के सामने एक नई पार्टी का उदय पिछली बार 2024 के चुनाव में देखने को मिला था दोस्तों। और ये यूएपीए के तहत जेल काट रहे वारिस पंजाब डे के संस्थापक अमृतपाल की पार्टी थी दोस्तों। अमृतपाल खुद भी लोकसभा का चुनाव जीत गए थे खडूर साहिब से। ऐसे में अमृतपाल अभी गुवाहाटी जेल में बंद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमृतपाल की पार्टी को मजबूत किया जा रहा है दोस्तों। शिरोमणि अकाली दल के बागी विधायक मनप्रीत सिंह अयाली अब वारिस पंजाब डे यानी अमृतपाल की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और ये एक बड़ी घटना है दोस्तों, क्योंकि सिख समाज के जो पंथी वोटर हैं वो अमूमन शिरोमणि अकाली दल को वोट देते आ रहे थे, लेकिन अब जो विधायक है मनप्रीत सिंह अयाली अगर वो इधर से उधर जा रहे हैं यानी शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर अमृतपाल की पार्टी में जा रहे तो इसका मतलब पंथी वोटर बड़ी संख्या में जरूर अमृतपाल की पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर अमृतपाल को यानी वारिस पंजाब डे पार्टी को मजबूत किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अकाली दल अगर कमजोर होगी तो राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला रह जाएगा। ऐसे में जो पंथी वोटर है वो किधर जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अमृतपाल अगर और ज्यादा मजबूत हुए और पार्टी के अंदर कई और बड़े नेता शामिल हुए दोस्तों तो जरूर आने वाले दिनों के अंदर इस पार्टी का उभार देखने को मिलेगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त एक और तगड़ा झटका लगा दोस्तों, और ये झटका भारतीय जनता पार्टी में रहकर बीजेपी को मजबूत करने वाले नेता ने दिया है। यानी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्नामलई ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग दूसरी तरफ चले गए। और अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि अन्नामलई के साथ में जाते हुए लगभग 300 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा कि वो अन्नामलई के राजनीतिक आंदोलन के साथ में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों पलानी के अंदर ये इस्तीफा बल्कि थोक में हुए इस्तीफे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बल्कि दफ्तर में ही बीजेपी के सबने एक साथ इस्तीफा दे दिया और अन्नामलई का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर गुजरात के यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, और उनको बहरामपुर की सीट से चुनाव लड़वाया जाता है और बहरामपुर के चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो क्योंकि 70% मुस्लिम आबादी थी दोस्तों, टीएमसी ने इनको टिकट दिया था, तो कांग्रेस पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जो अब तक चुनाव जीते आ रहे थे, उनसे जनता परेशान हो गई, तो उन्होंने एक विकल्प के तौर पर गुजरात से आने वाले व्यक्ति यूसुफ पठान जो बंगाली भाषा बोलते भी नहीं है, उनको अपना सांसद बना लिया दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस को लगा कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं दोस्तों, और एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के साथ धोखा कर रहे हैं। यानी टीएमसी के लगभग 20 सांसद जो पलटी मारने की तैयारी में है दोस्तों और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें एक नाम यूसुफ पठान का भी है जो दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक चल रही है। ऐसे में लोगों ने कहा कि यूसुफ पठान बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि गुजरात के अंदर जमीन के अधिग्रहण और जमीन के कब्जे से जुड़े मामले को लेकर इनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर इनके खिलाफ आदेश भी जारी हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गुजरात में का सब कुछ है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, और गुजरात में इनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दिखाई देंगे ही। ऐसे में ये एक मैसेज है ममता बनर्जी या देश की अन्य पार्टियों के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए दूसरे किसी भी ऐसे चेहरे पर दाव लगा देते हैं जिसकी विचारधारा को लेकर कोई समर्पण नहीं होता, तो ये आखिरकार धोखा ही देने वाली बात है दोस्तों, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बहरमपुर की जनता पूछ रही होगी कि हमने तो आपको बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन आप तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब मिलेगा नहीं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने बीते दिन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी के वकील समेत सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे दोस्तों। सारे विधायकों ने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कहा कि इनको जिताकर भेजेंगे, इनको जिताकर दिल्ली भेजेंगे। मीनाक्षी नटराजन को डंके की चोट पर जिताया जाएगा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार मध्य प्रदेश के अंदर उतार कर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन मीनाक्षी नटराजन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश केवट राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी ने महेश केवट को उतार दिया, जबकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है ताकि मीनाक्षी नटराजन को जीतने से रोका जाए। आपको बता दें कि आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े इस व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट की उम्मीद लग रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 58 वोट चाहिए और कांग्रेस पार्टी के पास 62 विधायक है, तो पार्टी के पास 4 एक्स्ट्रा विधायक है। सबको एकजुट कर लेगी पार्टी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर तीसरा उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं चुनाव में जोड़ तोड़ मरोड़ और इस तरीके की राजनीति करना चाहती है दोस्तों, यानी पैसे का खेल। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि कैसे अंतरात्माएं विधायकों की बदली जाती है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ करीब 1 साल के बाद इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बीते दिन होती है दोस्तों। 23 राजनीतिक पार्टियों के आने की चर्चा चल रही थी दोस्तों, और 25 पार्टियां आई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियों ने कई सारे बड़े फैसले लिए हैं दोस्तों, जो फैसले मीडिया में जमकर नहीं बताए गए, यानी खुलकर नहीं बताए गए। उसमें यह था कि 450 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बातचीत की है, और 450 सीटें ऐसी है जहां पर गठबंधन किसी भी तरीके से यह सुनिश्चित करेगा कि एक सीट पर एक उम्मीदवार मैदान में उतरे, यानी विपक्ष का एक उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, इनके बीच में मुकाबला होना चाहिए। और 450 ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है। इस पूरी बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और सीपीएम के साथ साथ सीपीआई और सीपीआई माले के साथ साथ आरएसपी और आईयूएमएल, वीसीके और एमडीएमके, केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस एम के साथ साथ आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी, लोक दल और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ साथ क्षेत्रीय कामगार पक्ष और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे वर्चुअल तरीके से बैठक का हिस्सा बने दोस्तों। इस दौरान ममता बनर्जी ने भी अपनी बातें रखी। अखिलेश यादव और आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने भी सारी बातें सबके सामने रखी दोस्तों। ऐसे में जो कई सारे मुद्दे हैं जिस पर मोहर लगाई गई है, उनमें से 5 मुद्दे तो सबके सामने स्पष्ट तौर पर रख दिए गए, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एसआईआर के मामले पर पत्र लिखा जाएगा और कार्रवाई की मांग की जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ हर 2 महीने पर इंडिया गठबंधन अपनी बैठक करेगा और 8 अगस्त को अगली बैठक होने वाली है। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन एक कॉमन मैनिफेस्टो पर काम कर रही है दोस्तों, जो 2029 के चुनाव से पहले तैयार कर लिया जाएगा। और सड़कों पर संघर्ष करने के लिए सारे नेता मानते हैं कि सड़कों पर आम जनता के मुद्दों के लिए लड़ेंगे तो फिर आम जनता समर्थन भी करेगी। साथ साथ दोस्तों
इंडिया गठबंधन की एक तस्वीर काफी ज्यादा शेयर की जा रही है दोस्तों। वो तस्वीर है इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां दिखाई दे रही है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ में दो लोग और हैं जो टेबल पर बैठे हुए हैं, एक अखिलेश यादव और दूसरे ममता बनर्जी दोस्तों। और साथ में पीछे जो नेता बैठे हुए हैं उसमें उमर अब्दुल्ला भी दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और दीपांकर भट्टाचार्य भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सामने जो मीडिया का पूरा ग्रुप है दोस्तों से देखा जा सकता है, यानी नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से ये तस्वीर देश को नहीं दिखा पाए। बाकी अंडमान निकोबार घूमना हो या लक्षद्वीप घूमना हो या फिर दुनिया में कहीं भी घूमना हो और अलग अलग तरीके के कपड़े पहनकर दिखाना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री ने किए, लेकिन आज तक उन्होंने ये तस्वीर नहीं दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री सामने बैठे हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा मीडिया का ग्रुप आया हुआ हो और सवाल पर सवाल दागे जा रहे हो। लेकिन इंडिया गठबंधन जब भी बैठक करता है दोस्तों, ये तस्वीर सामने आ जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन करके पहले ही नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर वाकई देश के अंदर विकास किया, उनको लगता है, तो उनको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और इंडिपेंडेंट मीडिया वालों को बुलाना चाहिए। जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब अगर प्रधानमंत्री ने दे दिया तो मान जाएंगे कि उन्होंने बहुत विकास किया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश में 12 साल में नरेंद्र मोदी एक बार हिम्मत नहीं जुटा पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लेकिन इंडिया गठबंधन ने फिर से एक साल के बाद बैठक करी, लेकिन सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये सबके सामने देखा जा सकता है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं दोस्तों। दरअसल 2-4 दिन पहले खबर यह सामने आई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना दूसरे सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया। कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछे हुए प्रणव झा को चुनावी मैदान में उतार दिया, यानी राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए चुनाव लड़ाने का फैसला लिया, उम्मीदवार बना दिया। इस बात पर जेएमएम वाले भड़क गए कि हमसे कांग्रेस ने पूछा भी नहीं और हम दूसरी सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। फिर राहुल गांधी ने 2 नेताओं को झारखंड भेजा दोस्तों और रांची पहुंचे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक शर्मा दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इसके बाद मुख्यमंत्री समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलती मानी और हमसे बिना पूछे उन्होंने राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था और अब बातचीत हो गई है, तो हम लोग केवल एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे और फिर 2 सीटों में से एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार प्रणव झा के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में फूट डालने की कोशिश करने के लिए बीजेपी के लोग लगातार जुगाड़ में लगे हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी दिल्ली बीते दिन पहुंचे और टीएमसी की एमपी यानी सांसद शताब्दी रॉय के आवास पर पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने बागी सांसदों से मुलाकात की है। जो रिपोर्टें आ रही है उसके हिसाब से 20 से 22 ऐसे टीएमसी के सांसद है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हैं, जो बगावत कर रहे हैं। जो अपडेट है वो ये दोस्तों की 10 के आसपास ममता बनर्जी के साथ में सांसद रहेंगे और ज्यादातर पलटी मार लेंगे। ऐसे में जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आधिकारिक ऐलान आएगा, आप तक पहुंचाते रहेंगे रिपोर्ट। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें टीएमसी के संसदीय दल के विद्रोह की आहट के बीच में 20 सांसदों के साथ एनडीए गठबंधन के समर्थन का दावा करने के लिए स्पीकर के पास पहुंच गया एक लेटर। आपको बता दें कि जैसे ही काकोली घोष की सुरक्षा बढ़ाई गई थी दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा, तभी मान लिया गया था कि ये पार्टी में फूट डालने वाली है, यानी टीएमसी को तोड़ने वाली है। काकोली घोष दस्तीदार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई दोस्तों, और अब ये पार्टी के अंदर फूट डालने में भूमिका निभा रही है और इन्होंने लोकसभा के स्पीकर से मांग की है कि हमारे 20 से 22 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर माना जाए तो बीजेपी का समर्थन का आंकड़ा 300 पार कर सकता है दोस्तों। इस तरीके के दावे चल रहे हैं। एक बात है कि ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरीके की फूट पड़ी है दोस्तों, ऐसा कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा था, लेकिन अमूमन ऐसा होता है जब विचारधारा वाली पार्टी नहीं होती तो वो जल्दी ही एकदम कोलैप्स कर जाती है, और इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी एकदम से कोलैप्स कर गई है। और जबकि कांग्रेस पार्टी 12 साल से संघर्ष कर रही है दोस्तों, और पार्टी डटकर मुकाबला कर रही है, बीजेपी के दांत खट्टे किए 2024 में और कई राज्यों में सरकार चला रही है, और आने वाले दिनों के अंदर विचारधारा के आधार पर कांग्रेस की वापसी और मजबूती से तय दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या कुछ कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का अचानक से इतने बड़े स्तर पर टूट जाने के मामले पर। साथ ही साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12 क्लास 12 के परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम यानी ओएसएम की गड़बड़ियों की स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून 2026 को तय की है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के कारण हजारों छात्रों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्रों की आंसर स्क्रिप्ट गायब दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं सब मामलों पर सुनवाई की गई दोस्तों। उसके बाद सीबीएसई 12 जून और केंद्र सरकार से भी 12 जून को जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है, यानी अब कोई वकील भेजेंगे, ये दोनों के दोनों और जवाब देंगे। कोर्ट में जो सवाल पूछे गए छात्रों के द्वारा उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए बोला गया है नोटिस में दोस्तों। साथ ही साथ
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। दोस्तों, राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस फैसले में शनिवार को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सरकारी आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद आरजेडी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राबड़ी देवी जी के आवास पर पहुंच गए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की सुरक्षा के साथ में समझौता किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की सुरक्षा व्यवस्था को पहले की तरह बहाल नहीं करेंगे, तब तक उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। और ये साफ तौर पर एक नेता को दबाने, उनको डराने और उनकी सुरक्षा के साथ समझौता करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर विपक्ष में आप लोग हो तो फिर आपको सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगी, वरना अगर भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी तोड़नी है दोस्तों, तो फिर काकोली घोष को, जो एक मामूली सी सांसद है, उनको पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था दिया जाता है। और ऐसे ही राघव चड्ढा की सुरक्षा बढ़ाकर हाई लेवल की सिक्योरिटी कर दी जाती है दोस्तों, क्योंकि ये लोग पार्टी तोड़ते हैं और पार्टी तोड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। तो आम जनता के पैसे जो सरकारी उसमें खर्च होते हैं, सारे के सारे भाजपा वाले अपनी सरकार को बचाने के लिए और पूरी तरीके से पार्टी के समर्थन में खर्च करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सुरक्षा का इस्तेमाल बीजेपी राजनीतिक तौर पर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।